देख रहे हैं हरियाणा विशेष, आपके साथ मैं ममता तिवारी। शुरुआत करते हैं खबरों की। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी नेपाल के लुम्बिनी दौरे पर रहे। इस दौरान दोनों नेताओं ने कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी यात्रा के दौरान बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की नींव रखी। देखिए रिपोर्ट। बुद्ध पूर्णिमा पर नेपाल में मोदी, भारतीय समुदाय के लोगों से की मुलाकात, बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की आधारशिला रखी, कुल 6 समझौते पर हुए हस्ताक्षर। बुद्ध पूर्णिमा के मौके पर पीएम मोदी गौतम बुद्ध की जन्मस्थली नेपाल के लुम्बिनी दौरे पर रहे। पीएम मोदी के दौरे को लेकर खासा उत्साह दिखा। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा ने लुम्बिनी के माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना की। माया देवी मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीएम मोदी ने नेपाल में भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की। भारतीय लोगों में गजब का उत्साह देखने को मिला। वंदे मातरम और भारत माता की जय के जमकर नारे लगे। उन्होंने पीएम मोदी का भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लुम्बिनी यात्रा के दौरान बौद्ध संस्कृति और विरासत केंद्र की नींव भी रखी। इस दौरान उन्होंने बौद्ध भिक्षुओं के साथ जप भी किया। अपने दौरे के दौरान पीएम मोदी ने नेपाल के पीएम शेर बहादुर देउबा से द्विपक्षीय वार्ता की। दोनों नेताओं ने बहुआयामी द्विपक्षीय साझेदारी में नए क्षेत्रों को तलाशने और मौजूदा सहयोग को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की। इस दौरान दोनों नेताओं ने कुल 6 समझौतों पर हस्ताक्षर किए। वार्ता में जल, विद्युत, विकास और कनेक्टिविटी को लेकर चर्चा हुई। पीएम मोदी ने बुद्ध जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लिया। पीएम मोदी ने संबोधित करते हुए कहा कि मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुश हैं। जनकपुर में मैंने कहा था कि नेपाल के बिना हमारे राम भी अधूरे हैं। मुझे पता है कि आज जब भारत में भगवान श्री राम का भव्य मंदिर बन रहा है तो नेपाल के लोग भी उतना ही खुशी महसूस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने भारत नेपाल के रिश्तों पर कहा कि आज जिस तरह की वैश्विक परिस्थितियां बन रही हैं, उसमें भारत और नेपाल की निरंतर मजबूत होती मित्रता, हमारी घनिष्ठता संपूर्ण मानवता के हित का काम करेगी। भारत और नेपाल बीच को संबंध हिमालय जस्ते अटल छे। हिमालय जति के पुरानो छे। हमें अपने इन स्वाभाविक और नैसर्गिक रिश्तों को हिमालय जितनी ही नई ऊंचाई भी देनी है। उन्हें साइंस, टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए क्षेत्रों से भी जोड़ना है। साल 2014 में पीएम बनने के बाद पीएम मोदी का ये 5वीं बार नेपाल का दौरा है। नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने अगस्त 2017 और अप्रैल 2022 में भारत की यात्रा की थी। लुम्बिनी दक्षिणी नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है। ये भारतीय सीमा के बेहद करीब है। यह स्थल अब एक बौद्ध तीर्थ केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। चलिए आगे बढ़ते हैं। यमुनानगर में हरियाणा प्लाईवुड कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने शिरकत की। यमुनानगर के प्लाईवुड मार्केट को वैश्विक पहचान दिलाने की सरकार की लगातार कोशिश कर रही है। इस कार्यक्रम का भी यही मकसद है। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री घनपाल गुर्जर भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में असम के कैबिनेट मंत्री चंद्रमोहन भी मौजूद रहे। वहीं विदेश मंत्रालय के ओएसडी सी राजशेखर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़े। प्लाईवुड उद्योग को बढ़ाने के लिए हरियाणा, असम मिलकर काम करेंगे। वहीं एक्सपोर्ट करने वाले प्लाईवुड निर्माताओं को मार्केटिंग फीस में सरकार छूट देगी। इसके अलावा नए उद्योगों में हरियाणा का कर्मचारी रखने पर 7 साल तक फैक्ट्री प्रबंधक को 48,000 रुपए सालाना दिया जाएगा। और इस दौरान सीएम मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
2015 जब सरकार ने आया उस समय प्लाईवुड उद्योग में कुछ लोगों ने अपना मोनोपोलिस्टिक एक व्यवहार बनाया हुआ था। यहाँ पे ये मशीनें लगती हैं प्लाईवुड की, तरह की अलग मशीनें होती हैं, लगभग यहाँ पर 8,950 और प्लाईवुड के अंदर काम करने वाले उद्योगपति हैं छोटे बड़े, जिसमें प्लाईवुड और विनियर इकाइयाँ नहीं हैं, उनके साथ सहयोग करने वाली इकाइयाँ हैं। एक कोई भी किसी के हाथ में जो प्लाईवुड की इंडस्ट्री आ जाती थी, क्योंकि सरकार के नियमों में लोचा वो नए लाइसेंस नहीं देते थे, और यहाँ पर एक आदमी दूसरे को लाइसेंस बेचता था तो 1-1 करोड़ रुपया 1.5 करोड़ रुपया उसकी राशि अलग से देनी पड़ती थी सरकारी फीस के अलावा। सरकारी फीस मात्र 15 लाख 20 लाख होता है। ब्लैक मार्केटिंग मशीनों की हमने आखिरकार क्यों बनाया, डिमांड आई, इतनी एप्लीकेशन थी, 1700 एप्लीकेशन थी, हमने सब 1700 लोगों को लाइसेंस अलॉट किया। और चलिए आगे बढ़ते हैं। जींद में पार्टी कार्यकर्ताओं से रूबरू होने के बाद डिप्टी सीएम ने पत्रकारों से बात की, जिसमें उन्होंने कहा कि पिछले 1 साल में हरियाणा में 28,000 करोड़ का निवेश हुआ है, जिससे लाखों रोजगार के संसाधन बनी हैं। वहीं उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने उन्हें पत्र मिल गया है और 31 मई तक प्रदेश की मंडियों में गेहूं की खरीद की जाएगी और खरीद के 48 घंटे के अंदर किसानों को उसका भुगतान कर दिया जाएगा, ताकि उनको किसी प्रकार की परेशानी न हो। देश के अंदर पिछले 1 वर्ष 28,000 करोड़ का निवेश है और खास तौर पर बड़े मदर प्लांट्स आए हैं, चाहे वो वेयर हाउसिंग के हो, चाहे कार मैन्युफैक्चरिंग के हो, चाहे बैटरी मैन्युफैक्चरिंग के हो, चाहे पेंट मैन्युफैक्चरिंग। कल केंद्र सरकार से चिट्ठी आ गई और 31 तारीख तक हम गेहूं की खरीद को प्रदेश में बढ़ाएंगे। बड़ी मंडियों के अंदर जहाँ जहाँ गेहूँ आएगी उसको पूरा प्रोक्योर MSP पे किया जाएगा और 48 घंटे के अंदर उसका पैसा किसान के खाते। और वहीं उचाना में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने जीजीपी कार्यालय में लोगों की समस्याओं को सुना। कई समस्याओं का डिप्टी सीएम ने मौके पर ही समाधान किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्र में विकास कार्य के प्रपोजल पर जल्द काम करेगा। पिछले दिनों ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया है, TCI, उनने हमें प्रपोजल दिया है कि उनको 30 एकड़ ज़मीन चाहिए एक ड्राइवर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाने के लिए। तो उसमें हमने 4 गांव पाइपलाइन करे हैं और जैसे ही लैंड एलोकेशन लगभग 30-40 करोड़ की लागत से वो इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाएंगे और भविष्य में हैवी ट्रांसपोर्ट के जो ड्राइवर होने हैं उनकी व्यवस्था भी बनाएंगे। एक समस्या आई थी कि NHAI ने अपनी सर्विस लेन कंप्लीट नहीं करी थी। अब उनको 30 दिन का टारगेट दिया गया कि वो सर्विस लेन जो निर्माणाधीन है उसको कंप्लीट भी करें। और अब रोडवेज़ की बसेस को भी मैंडेटरी हम वहाँ पर स्टॉप कराएंगे, साथ में पुलिस की भी ड्यूटी लगाएंगे कि जो अनइवन स्टॉप्स करे जाते हैं उसको रोडवेज़ बंद करेगी। दुरुस्तता के साथ हमारा जो रोडवेज़ का बना हुआ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो यूटिलाइज। और वहीं चरखी दादरी के लघु सचिवालय परिसर में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री JP दलाल पहुंचे। जिला कष्ट निवारण समिति में कुल 10 मामलों की सुनवाई की गई। कृषि मंत्री JP दलाल ने मौके पर मामलों की सुनवाई करते हुए अधिकारियों को जल्द से जल्द समाधान करने के निर्देश दिए। दादरी में सीवर की समस्या को लेकर कृषि मंत्री जयप्रकाश दलाल ने जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यकारी अभियंता को जल्द से जल्द सीवर व्यवस्था के समाधान करने के दिशा निर्देश दिए। मई में बारिश आ जाएगी, मानसून आ जाएगी, शहर में बदबू आएगी, सड़ेगा, गलियों में सीवेज का पानी भरेगा, वो नहीं होना चाहिए। और उसके लिए हमारे चंडीगढ़ से, प्रशासन से, हेड ऑफिस से जो मदद चाहिए हम करने को तैयार हैं। अभी आपको देखिए ये सबकी जानकारी में है और सबसे पहले तो हमने लगभग 1.5 दर्जन के आसपास से सुपर सक्कर मशीन का टेंडर कर रखा है। अधिकारियों से मेरी बात भी हो गई है कि जो भी मशीन आएगी, पहली मशीन दादरी को आएगी, उससे ये जो छोटी छोटी चौकिंग की प्रॉब्लम है वो समाधान हो जाएगा। और ये सही है कि बहुत लंबे वक्त तक दादरी के निवासियों ने ये इस समस्या को झेला है, इसका समाधान हम टॉप प्रायोरिटी देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह को दाढ़ी मूंछ को लेकर कॉमेडी करना भारी पड़ गया। सिख समुदाय के लोगों ने जमकर विरोध किया है। मामला बढ़ता हुआ देखकर भारती सिंह ने सिख समुदाय के लोगों से हाथ जोड़कर माफी भी मांगी है। देखिए रिपोर्ट।
विवादों में मशहूर कॉमेडियन भारती सिंह। दाढ़ी मूंछ पर कमेंट करना भारी पड़ा। भारती सिंह के कमेंट पर एसजीपीसी के तेवर तल्ख। सिख समुदाय में नाराजगी। दूसरों को हंसाने वाली और लोगों के चेहरों पर मिनटों में मुस्कान लाने वाली भारती सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस बार भारती सिंह को मस्ती करनी इतनी भारी पड़ गई कि उन्हें हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ी। भारती सिंह का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वो दाढ़ी मूंछ पर टिप्पणी करती नजर आई है। भारती बता रही थी कि दाढ़ी मूंछ क्यों नहीं चाहिए, जिसके बाद विरोध शुरू हो गया। दाढ़ी मूंछ के बड़े फायदे होते हैं। दूध पियो, उसे दाढ़ी मुंह में डालो, सिवैयों का टेस्ट आता है। भारती सिंह इस वीडियो पर सिख समुदाय ने आपत्ति जताई है। अब शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंधक ने गहरा दुख प्रकट करते हुए भारती सिंह को नसीहत दी और केस दर्ज कराने की बात कही। भारती सिंह नाम की एक हासरस कलाकार वालों सिੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਭੱਦੀਆਂ ਤੇ ਕੋਝੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕੀ ਨਗਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਜੰਪਲ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਾੜੀ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਨਮਾਨਿਤ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਖਸ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤੇ ਦਾਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਉਹ ਭੱਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਜੂਆਂ ਪੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਸੇਵੀਆਂ ਕਿਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਦ ਲੈਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖੀ ਭਾਵਨਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜਿਹੜਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਭਾਰਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੋਸ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਖਤ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਲਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆ ਇਸ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ शिकायत पत्र दर्ज करवा के मामला बढ़ता देख भारती ने वीडियो जारी कर माफी मांगी। उन्होंने कहा, मैं अपने दोस्त के साथ कॉमेडी कर रही थी, लेकिन अगर इससे किसी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंची तो मैं हाथ जोड़कर माफी मांगती हूं। एक दो दिन तो एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, मैनू भेजा भी गया, मैनू मैसेज भी किए हैं कि आपने दाढ़ी मूछ के बारे में कुछ मजाक उड़ाया है। मैं वो वीडियो बार बार वेखन दी है 2 दिन तो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ भी रिक्वेस्ट करांगी कि प्लीज़ आप लोग भी वो वीडियो देखो। और मैंने कहीं भी किसी धर्म या किसी कास्ट के बारे में नहीं बोला कि इस धर्म के लोग ये दाढ़ी रखते हैं और ये प्रॉब्लम्स होती हैं। कभी भी मतलब तुसी आप वीडियो देख लो, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कभी भी किसी पंजाबी बारे नहीं बोला कि पंजाबी लोग दाढ़ी रखते ने या दाढ़ी मूछा नाल ਇਹ प्रॉब्लम होंदी है। मैं एक मतलब जेन्युइन गल कर रही थी, कॉमेडी कर रही थी अपनी फ्रेंड के नाल। भारती के शो का ये वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और दाढ़ी पर भारती के कमेंट पर कई लोग नाराजगी जाहिर कर रही हैं। माफी मांगने के बाद भी भारती सिंह सोशल मीडिया पर जमकर ट्रोल हो रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज, हरियाणा। पलवल में बदमाशों के हौसले बुलंद है। नकाबपोश बदमाश ने होटल में जमकर फायरिंग की। उन्होंने कई राउंड गोलियां चलाई। बताया जा रहा है कि रंगदारी नहीं मिलने पर वारदात को अंजाम दिया गया। देखिए रिपोर्ट। होटल में फायरिंग, रंगदारी नहीं मिली, चली गोलियां, सीसीटीवी में कैद वारदात। तस्वीर में देखिए, सब अपने काम में लगे हुए हैं। तभी नकाबपोश बदमाश घुसते हैं जिनके हाथों में पिस्टल होती है। जब तक कोई कुछ समझ पाता कि युवक ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। हमलावर रिसेप्शन में बैठे युवक को गोली मार देता है। ये घटना पलवल के आगरा चौक स्थित होटल पोस्ट की है। ये हमारे को सूचना मिली थी, पोस्ट होटल में फायरिंग कर दिया है नकाबपोश लड़के ने, तो वहाँ गए थे मौके पर और मैनेजर की कंप्लेंट हमने शिकायत एफआईआर दर्ज कर दी है। उन्होंने शिकायत दी थी कि तो एक लड़का अंदर आया था नकाबपोश में और उसने काउंटर पर फायरिंग की और उन्होंने बताया था राजेश के आदमी है, राजेश फुलवाड़ी का है। एक अंदर गया था नकाबपोश और एक मोटरसाइकिल स्टार्ट करके बात किया था। रात 10:30 पे सब अपने काम में बिजी थे। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि ऐसी वारदात को अंजाम दे दिया जाएगा।
नकाबपोश बदमाशों में गोली चलाते वक्त पलवल के पास के किसी गांव के एक शख्स राजेश फुलवाड़ी का नाम ले रहे थे। बताया जा रहा है कि रंगदारी मांगने को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया। बदमाश वारदात को अंजाम देने के बाद फिल्मी स्टाइल में फरार हो गए। पूरी वारदात होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। बहरहाल अब देखना होगा कि बदमाशों की गिरफ्तारी कब तक होती है। पलवल से नितिन शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। कसौली और सनावर के जंगल में आग लगी है। आग ने अपनी आगोश में पूरे जंगल को ले लिया है। आग ने इको कैंप सनावर के कैंप और कॉटेज को जलाकर राख कर दिया है। इस अग्निकांड से करोड़ों का नुकसान हुआ है। देखिए रिपोर्ट। धधका कसौली और सनावर का जंगल, चपेट में आया पूरा इको कैंप, करोड़ों का हुआ नुकसान। तस्वीर में धुआं धुआं दिखती ये जगह हिमाचल प्रदेश की कसौली की है, जहां की जंगलों में आग लग गई। आग लगने से पूरा जंगल दहक उठा। चारों तरफ धुआं ही धुआं नजर आ रहा था। आग पर काबू पाने के लिए हरियाणा के पंचकूला से हेलीकॉप्टर के जरिए पानी लाया गया। पानी को कौशल्या डैम से ले जाया गया। इस दौरान पंचकूला पुलिस की टीम को कौशल्या डैम पर तैनात किया गया। आग की चपेट में आने से पूरा जंगल राख हो गया। हवा के साथ आग इतनी तेजी से फैली कि कैंप और कॉटेज को मिनटों में स्वाहा हो गए। देखते ही देखते सभी कैंप, कॉटेज, रिसेप्शन और जलकर खाक हो गए, जिससे करोड़ों का नुकसान हुआ। सरकार ने करीब 2 साल से सभी इको कैंप बंद कर रखे हैं। कैंप के बंद होने के चलते कोई भी टूरिस्ट अंदर मौजूद नहीं था। कैंप के मालिक ने सरकार से गुहार लगाई है कि कैंप में हुए नुकसान की भरपाई के लिए कोई उचित कदम उठाया जाए। साथ ही सरकार से मांग की है कि इको कैंप की कोई ठोस नीति बनाकर इन्हें शुरू किया जाए। समुद्री तल से 1795 की ऊंचाई पर स्थित कसौली हिमाचल प्रदेश का एक छोटा हिल स्टेशन है। अपनी सफाई और सुंदरता के कारण मशहूर कसौली में बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। ये एक छावनी नगर भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मई महीने में प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। गर्मी का टॉर्चर हर दिन लोगों को परेशान कर रहा है। दोपहर के समय लू के थपेड़ों ने लोगों का हाल बेहाल कर दिया है, जिससे चलते लोग घरों में कैद होने पर मजबूर है। रविवार को हरियाणा के 8 जिलों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया। देखिए रिपोर्ट। गर्मी का टॉर्चर, मैदानी इलाकों से रेगिस्तान तक बुरा हाल। लू के थपेड़ों से झुलस रहे हैं लोग। हाय रे गर्मी। पूरे उत्तर भारत में गर्मी सितम ढा रही है। रोज तापमान नया रिकॉर्ड बना रहा है। लू के थपेड़ों से लोगों का बुरा हाल। बाहर निकलते ही गर्म हवाएं लोगों को झुलसा रही हैं। दिल्ली एनसीआर की बात करें तो पारा 44 डिग्री के पार पहुंच चुका है। आसमान से बरसती आग लोगों को बेहाल कर रही है। तेज धूप और गर्म हवाओं के थपेड़ों से लू का खतरा बढ़ गया है। दिल्ली के तापमान ने राजस्थान को पीछे छोड़ दिया है। उत्तर पश्चिमी दिल्ली के 2 जगहों मुंगेशपुर और बाहरी दिल्ली के नजफगढ़ में तापमान करीब 49 डिग्री सेल्सियस से अधिक दर्ज किया गया है। अगर हरियाणा की बात करें तो गर्मी के तेवर यहां भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं। मई महीने के आगे बढ़ने के साथ प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। गर्मी और गर्म हवाओं की वजह से लोग बाहर निकलने से बच रहे हैं। सड़कें सुनसान पड़ी हुई हैं। रविवार को हरियाणा के 8 जिलों में अधिकतम तापमान 47 डिग्री के पार पहुंच गया था। इस बार गर्मी ने बीते 10 वर्षों के रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। ऐसे में हीट वेव का सामना बीते 1 सप्ताह से लोगों को करना पड़ रहा है, जिसका सीधा असर सामान्य जनजीवन पर पड़ा है। सुबह से ही जिस तरह से गर्मी शुरू होती है वो सिलसिला देर रात तक जारी रहता है, क्योंकि हीट वेव इस बार ज़्यादा है। दिन में निकलने वाले लोगों को लू के थपेड़ों का सामना करना पड़ता है। गर्मी प्रचंड है। ऐसे में सीधा असर काम धंधों पर हुआ है। आप देख सकते हैं ये हाईवे का नज़ारा है कि किस तरह से अभी सुबह के 11 बजे हैं और ये स्थिति है, क्योंकि लोग अब जो है
घरों से कम निकल रहे हैं, क्योंकि वातावरण में गर्मी इस बार ज़्यादा है और जिसका सीधा असर लोगों के रोजमर्रा जीवन और रूटीन पर पड़ा है। कुछ लोग हैं, उनसे बात करेंगे जो लोग फील्ड में निकले हैं, उनको किस तरह की दिक्कतें अब इस गर्मी के कारण हो रही हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मिंटू। तो अब की बार बात की जाए मौसम की, तो मौसम कैसा है इस बार? अब की बार बहुत ज़्यादा गर्मी है। देखा जाए तो पिछले कई सालों की कंपैरिजन में अब की बार 3-4 डिग्री ज़्यादा टेम्परेचर है और बस क्या बताया कि बेहाल हो गए हैं, गर्मी से परेशान हो गए हैं। अब ड्यूटी पे तो जाना ही पड़ता है, लेकिन यही है, सुबह शाम निकला जाता है, दिन में तो घर से बाहर निकला ही नहीं जाता है, ऑफिस से बाहर नहीं निकला जाता है। तो बस यही है, अपना जलजीरा और कोल्ड ड्रिंक का सहारा लेके निकल रहे हैं। तो जिस तरह से अभी फील्ड में जो लोग काम करते हैं, गर्मी ज़्यादा, लू इस बार बहुत ज़्यादा है, तो सेहत पे कुछ असर है? बिल्कुल सेहत पर तो असर है ही। जैसे ऐसा लगता है जैसे लू में निकलते हैं तो कि जैसे बीपी लो हो गया, बिल्कुल शरीर काम ही नहीं करता है। कुछ और लोग उनसे जानेंगे। सर, क्या नाम है आपका? रोशन लाल है जी। तो रोशन जी, गर्मी कैसी है इस बार? बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। क्या क्या सब दिख रहा है फिर अभी? बहुत ही गर्मी है, तो बिल्कुल सांसें आना मुश्किल हो जाती है। कुछ न कुछ खाना पीना पड़ा गर्मी से बचने के लिए जी। काम भी करना जरूरी है जी, अगर नहीं करेंगे तो खाएंगे क्या जी? ठीक है जी। बात बच्चों को स्कूलों पे जब भी मुश्किल है, ना भी जब भी मुश्किल है जी, भेजने तो पड़ते ही हैं। तो बिल्कुल देखिए, जिस तरह से इस बार गर्मी अपने प्रचंड रूप में है, तो लोगों का कहना यही है कि उन्होंने अपने जीवन में इतनी भीषण गर्मी, इतनी जो है लू के थपेड़े कभी नहीं सहे थे, जैसा स्थिति का सामना इस बार उनको करना पड़ रहा है। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। वहीं रविवार को हिसार का तापमान 49.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो सबसे ज्यादा रहा है। इससे पहले 1998 में हिसार में अधिकतम तापमान 48.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था, जो इससे पहले का रिकॉर्ड था। वहीं मौसम विभाग की माने तो 1-2 दिन में उत्तरी हरियाणा के जिले पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में हल्की बारिश होने की संभावना है। 1-2 दिन की राहत मिलने के बाद एक बार फिर से भीषण गर्मी रफ्तार पकड़ेगी, मगर 20 मई से 23 मई तक हरियाणा, एनसीआर और दिल्ली में अधिकतर जगहों पर राहत की बारिश होने की संभावना है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। और चलिए फिलहाल हरियाणा विशेष में बस इतना ही। बाकी अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।